बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं पास्चुरेला। पास्चुरेला मल्टोसिडा इसका नाम है। ये क्या कराता है? वूंड इन्फेक्शंस कराता है। ठीक है, यानी कि कोई भी वूंड वगैरह बने हुए उनके इन्फेक्शंस कराएगा। और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? कैट या डॉग बाइट्स, यानी कि कैट ने बाइट किया या डॉग ने बाइट किया तो वूंड इन्फेक्शन हो जाता है। ये शॉर्ट छोटा सा इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है। ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड होता है और इसकी बाइपोलर स्टेनिंग होती है। ये शॉर्ट सा इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है। इसके ऊपर कैप्सूल बना होता है। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव रॉड है और इसकी बाइपोलर स्टेनिंग होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है ये नॉर्मली हमारे माउथ का नॉर्मल फ्लोरा है, यानी नॉर्मली माउथ में मौजूद होता है बहुत सारे एनिमल्स में, हमारे अंदर नहीं, एनिमल्स में। ठीक है, तो एनिमल्स के माउथ में ये एक नॉर्मल फ्लोरा है, यानी कि डोमेस्टिक कैट्स और डॉग्स के मुंह में नॉर्मली ये मौजूद होता है। अब क्या ख़्याल है, उनके माउथ में जब ये मौजूद है तो ज़ाहिर है जब वो बाइट करेंगे तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके अलावा जो 25% बाइट एनिमल बाइट्स होते हैं ना, वो इस ऑर्गेनिज्म के साथ इन्फेक्टेड होते हैं। और जिस जगह पे इन्होंने काटा होता है ना, उस जगह इन्फेक्शन भी हो जाता है। ज़्यादातर जो बाइट इन्फेक्शन होते हैं वो पूली माइक्रोबियल होते हैं, यानी कि कैट या डॉग ने काटा है तो ज़रूरी नहीं है कि इस एक माइक्रोब की वजह से होगा। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिस वजह से ये हो सकती है। और भी बहुत सारे होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं, स्पेशली जैसे स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़। और उसके अलावा भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे पास्चुरेला मल्टोसिडा। तो पैथोजेनेसिस इतनी अच्छी अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है कि इसमें जो कैप्सूल है वही वायरुलेंस फैक्टर है और एंडोटॉक्सिन होता है सेल वॉल में। और इसका जो कैप्सूल होता है और एंडोटॉक्सिन होता है, उस वजह से ये क्या कर रहा होता है कि वायरुलेंसी अपनी दिखाता है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जिस जगह कैट या डॉग ने बाइट किया, फॉर एग्जांपल इस जगह पे, उस जगह पे पेशेंट की जो जगह होती है ना, वो स्वेल हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, लाल लाल नज़र आती है। उसको कहते हैं सेलुलाइटिस। और इसका मतलब है, जब सेलुलाइटिस हो गया तो इसका मतलब है वो पास्चुरेला मल्टोसिडा का इन्फेक्शन है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मैंने पहले भी बताया था कि बाइट हुआ यानी कि ऑर्गेनिज्म बॉडी में ट्रांसमिट हो गया एनिमल की, उससे लेके जब तक सिम्टम्स नहीं आते तब तक ऑर्गेनिज्म तो अंदर बैठा हुआ है ना, तो उस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ लेस दैन 24 आवर्स। ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकती है जिस जगह पे बाइट हुआ है ना, क्योंकि उस जगह स्किन है, नीचे बोन पड़ी हुई है, तो बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। ज़्यादातर कैट बाइट्स में होता है, क्योंकि कैट के शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं ना, तो उसकी वजह से वो जब टीथ इतना डीपली जाता है ना स्किन से नीचे अंदर बोन में, वो ऑर्गेनिज्म को इम्प्लांट कर सकता है। डायग्नोसिस आप इसका कल्चर से बनाते हो। क्या करते हो कि जिस जगह ज़ख्म हुआ था ना, जिस जगह कैट या डॉग ने काटा था, उस जगह से आप सैंपल लेते हो और सैंपल लेने के बाद उसका कल्चर करा रहे थे। ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन जी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और वो लोग प्रिवेंशन क्या करनी है कि जो बाइट हो चुके हैं कैट या डॉग से, उनको आपने लाजमी एम्पिसिलिन देनी है ताकि उनके अंदर इसका इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अभी डॉग या कैट ने बाइट किया तो 24 आवर्स के अंदर अंदर, इसलिए कहते हैं ना कि शॉट लगवाने चाहिए 24 आवर्स के अंदर अंदर, क्योंकि 24 आवर्स का इंक्यूबेशन पीरियड है। और उसके बाद अगर ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन करा दिया तो वहाँ पे सेलुलाइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अगर ऑक्सीजन मिलेगी तब भी सर्वाइव कर लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी सर्वाइव कर लेते हैं। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना मेटाबॉलिज्म, यानी कि अपने फ़ायदे के मुताबिक ये स्विच करते रहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब ऑक्सीजन मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फटाफट एनारोबिक करेंगे, कहेंगे भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मैं मरूँ क्यों, मैं तो अपनी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। तो और ये क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स में हम ये जर्सीनिया पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी लिस्टेरिया, सैल्मोनेला, स्टेफ ऑरियस वगैरह, ये सारे इसकी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, ग्राम नेगेटिव रॉड है, पास्चुरेला मल्टोसिडा, लुइस पास्चर लैब से आपने याद रखना है। इसमें देखो ऑल रेड, यानी हर जगह रेड रेड है, तो क्या मतलब है कि ये बिल्कुल ऑल रेड है, यानी कि ग्राम नेगेटिव है। डॉग बाइट कर रहा है, ये देखो डॉग बाइट कर रहे हैं और इस जगह पे ये लाल लाल हुई हुई है जगह, इसका मतलब है यहाँ क्या हो रहा है? सेलुलाइटिस हो रहा है। और डॉग में मुंह में ये सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, और कैट बैठी हुई है तो कैट में भी होता है ये ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा क्या होता है कि इसने फ़िश बोन पकड़ी हुई है, तो हमने बताया था ना कि स्किन से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर अगर कैट बाइट करे तो कैट के साथ बोन पड़ी हुई है ना, तो इसका मतलब है कैट बाइट से ज़्यादातर ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। उसके अलावा पेशेंट्स में लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है। जो सीओपीडी या लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें लिम्फ नोड भी स्वेल कर सकते हैं। कैट बैठी हुई है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म कैटालेज पॉजिटिव है। इस बंदे ने ब्लू रिंग पहनी हुई है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है। ठीक है, और ये देखो ये स्मॉल नेक पड़ी हुई है ना एक, बिल्कुल इसके अंदर कैप्सूल के अंदर, तो इसका मतलब है कि कैप्सूल इसका इंपॉर्टेंट वायरुलेंस
फैक्टर है। हर जगह शीप का ब्लड पड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी शीप ब्लड पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोज ऑन 5% शीप ब्लड एगर लेते हैं, उसके ऊपर इसको ग्रो कराते हैं कल्चर वगैरह कराने के लिए, तो ये उसके ऊपर ग्रो करता है। बंदे की सेफ्टी पिन लगी हुई है, इसका मतलब है बाइपोलर स्टेनिंग है, ठीक है। और बाइपोलर स्टेनिंग और किस में थी, यर्सीनिया में हमने पढ़ी थी। बंदे ने पेंसिल पकड़ी हुई है, किसने, लुइस पास्चर ने। तो पेंसिल का क्या मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ा पेनिसिलिन जी है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, एमोक्सिसिलिन और क्लोमेलिनिक एसिड भी आपको साथ में देने पड़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ पास्चुरेला माल्टोसिडा। और सारी इसमें हमने रिवाइज़ कर ली हैं चीज़ें। Next organism is Bartonella henselae, and Bartonella henselae is cause of cat scratch disease. दो diseases होती है, one is cat scratch disease and other is bacillary angiomatosis, right? Cat scratch disease जो है वो most common zoonotic disease है, उसके अलावा ये US वगैरह में होती है, पाकिस्तान में इतनी नहीं है। Bartonella henselae क्या होता है, ये एक small सा प्लियोमॉर्फिक सा ग्राम नेगेटिव रॉड है, और प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि शेप इसकी मतलब डिफरेंट सी होती है। फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म है। फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म क्या का मतलब क्या है कि ये नॉर्मली जो रूटीन की एगर होती है ना, यानी रूटीन ब्लड एगर्स पे हम देख रहे थे ना, हम ग्रो करा रहे थे ऑर्गेनिजम्स को, तो ये रूटीन ब्लड एगर पे ग्रो नहीं करता, इसको बहुत स्पेशल मीडिया चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। कैट स्क्रैच या बाइट, फॉर एग्जांपल कोई कैट है या किसी भी कैट ने बाइट किया, वो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कि फॉर एग्जांपल कैट की स्क्रैचिंग करती है ना जब वो ह्यूमन बींग की स्किन के ऊपर, तो उससे ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होता है। और ये हमने कहा था ना कि कैट की जो मतलब बाइट होता है उसमें वो पोली माइक्रोबियल है। तो एक तो हमने पीछे पास्चुरेला पढ़ा है, उसके अलावा बार्टोनेला भी उनका एक नॉर्मल फ्लोरा होता है कैट के माउथ का। उसके अलावा क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि कैट को फ्ली बाइट करती हैं और वो फ्ली आके ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, तो उस वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट कैट ही बाइट बाइट करे, राइट। तो अगर कैट के यूरिन से या फिजिस से एक्सपोज हो जाए बंदा, तो उस एक्सपोजर से ट्रांसमिशन का रिस्क नहीं बढ़ता, यानी कि कैट के माउथ के साथ कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है, या जो कैट फ्लीज होती हैं जो कैट को बाइट करके आई हैं उसके ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट करके आई हैं, उससे ट्रांसमिशन का रिस्क ज़्यादा होता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। बार्टोनेला हेंसले एक लो वायलेंस ऑर्गेनिज्म है। लो वायलेंस है मतलब बेचारा इतना डेंजरस नहीं होता, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ कराता है, लेकिन ज़्यादा डिजीज़ किस में कराएगा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट में तो ये इतनी सिवियर डिजीज़ नहीं कराता, लेकिन अगेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में ये डिज़ीज़ करवा सकता है, सिवियर डिजीज़। अब एक और चीज़ जो हमने पढ़ी है कि बार्टोनेला हेंसले इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ बेसिलरी एंजियोमाटोसिस। एंजियोमाटोसिस मतलब ये वेसल्स में जा रहा है, तो ये क्या कराएगा, एंजियोमास बनवाएगा। एंजियोमास यानी कि छोटे छोटे वेसल्स के वो स्वेलिंग्स बना देगा। तो ये किन इंडिविजुअल्स में बनाता है एंजियोमास, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में। कैट स्क्रैच डिजीज़ इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स एंड एंजियोमास और बेसिलरी एंजियोमाटोसिस एग्जिस्ट इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, राइट। और इन्फेक्शन मतलब क्यों ये एंजियोमाटोसिस करवाता है, क्यों, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करता है, और जब एंडोथेलियल सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसकी वजह से एंजियोजेनेसिस होती है, न्यू वेसल्स बनती हैं। और इन न्यू वेसल्स की वजह से क्या होता है कि एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज़ होता है, और उसकी वजह से एंडोथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं। मैंने कहा है ना कि वेसल्स की स्वेलिंग होती है, क्यों, क्योंकि ये जाता है वहाँ पे स्टिमुलेट करता है एंडोथेलियल सेल्स को, और वहाँ से एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, और उसकी वजह से एंडोथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है कि जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें बार्टोनेला हेंसले कैट स्क्रैच डिजीज़ कराता है। और इस डिजीज़ में क्या होगा, कैट स्क्रैच डिजीज़ में कि पेशेंट को फीवर होगा, यानी कि बुखार होगा, उसके टेंडर लिम्फ नोड्स होंगे, उसके लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएंगे जिस जगह पे स्क्रैच हुआ है ना उसी साइड के। फॉर एग्जांपल अगर उसके राइट वाले बाजू में हुआ है तो उसके राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे। उसके अलावा जिस जगह स्क्रैच हुआ है उस जगह छोटे छोटे पेप्यूल्स भी बन जाते हैं। लिम्फ एडेनोपैथी से पहले जिस जगह स्क्रैच हुआ है ना उधर छोटे छोटे ऐसे राइस से पेप्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और कैट स्क्रैच डिजीज़ क्योंकि इम्यूनो कॉम्पिटेंट में हो रही है तो ये ज़्यादातर रिजॉल्व कर जाती है, अगर आप एंटीबायोटिक नहीं भी देते तो ये ठीक हो जाती है। और कुछ ही इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें सिस्टेमिक डिजीज़ हो सकती है, जैसे एंडोकार्डाइटिस हो सकता है या एन्केफेलाइटिस हो सकता है। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अगर किसी को एड्स वगैरह है, तो बार्टोनेला हेंसले उनमें जाके बेसिलरी एंजियोमाटोसिस कराता है, और उसकी रीज़न ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे वो करवाता है। बेसिलरी एंजियोमाटोसिस में क्या होता है कि चेरी रेड वेस्कुलर लीजन स्किन पे नज़र आते हैं, यानी स्किन पे आप देखते हो ना तो चेरी रेड वेस्कुलर लीजन्स नज़र आते हैं। उसके अलावा विजरल ऑर्गन्स पे भी नज़र आते हैं। और लीजर पेप्यूलर भी होते हैं, यानी कि पेप्यूल्स भी बना सकते हैं या नोड्यूल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और बेसिलरी पिलियोसिस भी होता है एक, वो क्या होता है कि इसमें पिलियोसिस हिपैटिस होता है, यानी कि हमने कहा है ना कि ये बेसिलरी एंजियोमाटोसिस स्किन और विजरल ऑर्गन्स पे भी होता है। तो अगर ये बेसिलरी एंजियोमाटोसिस हेपेटिस यानी लिवर पे हो जाए तो ये क्या करा देगा, बेसिलरी पिलियोसिस
लेकिन यहाँ पे बैसिलरी पिलियोसिस का नाम क्यों दे रहे हैं? पिलियोसिस तब कहेंगे जब लीजन्स स्पेसिफिकली लिवर और स्प्लीन में बनते हैं, तो तब हम इसको कहते हैं बैसिलरी पिलियोसिस। नीचे आप डायग्राम देख लें, ये देखें, ये लिम्फ नोड स्वेल हुआ है और मैंने क्या बताया कि ये किस में होता है? कैट स्क्रैच डिजीज़ में होता है और पेशेंट के दो, ये वाला और ये वाला एक्सिलरी लिम्फ नोड स्वेल हुए हुए हैं। ये देखें, ये है बैसिलरी एंजियोमाटोसिस और ये चेरी रेड लीजन्स हैं, हेमेंजियोमा लाइक लीजन्स, यानी कि जो वेसल्स का कैंसर होता है ना, उसमें भी ऐसे लीजन्स मिलते हैं। और ये आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसे बैसिलरी एंजियोमाटोसिस ने लीजन्स बना दिए हैं वेसल्स पे। और ये क्यों हुआ था? एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज़ हुआ था, उसकी वजह से एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन होती है और ऐसा हमें लीजन नज़र आता है। अब लैब डायग्नोसिस आप कैसे करते हो? सीरोलॉजी, इसमें भी आप क्या करते हो? एंटीबॉडी का टाइटर कराते हो, उसका सीरम लेते हो और उसके थ्रू आप मेजर कर लेते हो। क्यों? क्योंकि बार्टोनेला हेंसले के एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडी होंगी, आप वो डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के सीरम में बहुत सारे टेस्ट के ज़रिए। ऑर्गेनिज्म को आप कल्चर भी, एक तो हमने कहा कि सीरोलॉजी के ज़रिए हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसके अलावा ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल मीडिया पे हम कल्चर भी कर सकते हैं। कल्चर, लेकिन कल्चर कराने का नुकसान क्या है कि 5 दिन लग जाते हैं और वो बड़ा आराम-आराम से ग्रो करता है, तो इसलिए इतने 5 दिन बैठ के कौन इंतज़ार करे कि भाई बार्टोनेला हेंसले ग्रो कर रहा है, हम बैठ के देखते हैं। ऐसा कोई भी नहीं करता, ठीक है? तो हम कोशिश करते हैं कि सीरोलॉजी के ज़रिए उसका डायग्नोसिस बनाएँ और जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म करें। डायग्नोसिस जो है, उसमें क्या होता है कि हमें क्या नज़र आएगा, यानी कि अगर हमने स्लाइड पे देखना है तो हमें ऑर्गेनिज़्म कैसा नज़र आएगा? प्लियोमॉर्फिक रॉड नज़र आएगा। यानी कि जिस जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल कैट स्क्रैच डिज़ीज़ हुई या जो लिम्फ नोड स्वेल हुए, वहाँ पे ऑर्गेनिज़्म पड़ा होता है, तो हमने सिंपल क्या कराना है, जिस जगह पे इसने ये ऑर्गेनिज़्म मौजूद है, उस टिश्यू को निकालना है, उसकी बायोप्सी करनी है, उस टिश्यू को निकाल लिया और निकालने के बाद उसको हम स्लाइड पे देखते हैं, तो हमें नज़र आएँगे प्लियोमॉर्फिक रॉड्स नज़र आएँगे। और प्लियोमॉर्फिक रॉड्स कब नज़र आएँगे? जब आप वॉर्थन स्टारी सिल्वर स्टेन करते हो, यानी कि आपने टिश्यू काटा उस जगह से, उसको स्लाइड पे रखा, ऊपर स्टेनिंग करनी थी क्योंकि स्टेनिंग के बगैर हमें ऑर्गेनिज़्म नज़र नहीं आते। तो स्टेनिंग हमने किसकी की? वॉर्थन स्टारी सिल्वर स्टेन की स्टेनिंग की और टिश्यू पे हमें नज़र आ जाएगा कि हाँ जी, इसमें ये वाले ऑर्गेनिज़्म बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो अक्सर पेशेंट्स होते हैं ना बैसिलरी एंजियोमाटोसिस के, उससे जब हम टिश्यू लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, तो हमें इसका फ़ायदा क्या है कि हम क्यों टिश्यू निकाल रहे हैं, कि जब बैसिलरी एंजियोमाटोसिस के पेशेंट का आप टिश्यू निकालते हो ना, क्योंकि बैसिलरी एंजियोमाटोसिस के जो ये वाले जो लीजन्स हैं ना, ये बिल्कुल कैपोसी सार्कोमा से सिमिलर होते हैं, तो हमें कैपोसी सार्कोमा से डिफरेंशिएट करना, हमें ख़तरा होता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, इसलिए उसकी बायोप्सी करना ज़रूरी है। तो लैब डायग्नोसिस कैसे बनाते हो? ज़्यादातर सीरोलॉजी के थ्रू, कल्चर नहीं कराते क्योंकि 5 दिन लगते हैं। उसके अलावा हम टिश्यू की बायोप्सी कराते हैं, प्लियोमॉर्फिक रॉड्स मिलेंगे और वॉर्थन स्टारी सिल्वर स्टेन पे मिलेंगे, ठीक है? और हम टिश्यू बायोप्सी क्यों कराते हैं? ताकि उसको हम डिफरेंशिएट कर सकें कैपोसी सार्कोमा से। ट्रीटमेंट क्या होता है? कोई एंटीबायोटिक थेरेपी इतनी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट का लिम्फेडेनाइटिस सीवियर है, हमने कहा है ना कि इम्यूनोकॉम्पेटेंट में लिम्फ नोड की स्वेलिंग कराता है, लेकिन अगर साथ-साथ लिम्फ नोड स्वोलन है, पेनफुल भी है, लिम्फेडेनाइटिस हुआ हुआ है, तो आप एज़िथ्रोमाइसिन दे देते हो और ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है? उसके अलावा जो बैसिलरी एंजियोमाटोसिस है, ये एक ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, इनको आप ट्रीटमेंट दे सकते हो पेशेंट्स को डॉक्सीसाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन उनके लिए इफेक्टिव होती है। डीई यानी कि डॉक्सी एंड एरिथ्रो इज़ इफेक्टिव फॉर बैसिलरी एंजियोमाटोसिस, बीडीई एंड फॉर लिम्फेडेनाइटिस या जो हम कह रहे हैं कैट स्क्रैच डिजीज़ के लिए हमारे पास एज़िथ्रो इज़ इफेक्टिव, राइट? उसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती इस ऑर्गेनिज्म में। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एंटीबायोटिक रिकमेंडेड नहीं होती कि आप इनकी प्रिवेंशन में एंटीबायोटिक्स नहीं देते हो। उसके अलावा वैक्सीन भी, इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, राइट? सो वील रिव्यू दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रहा है? ग्राम नेगेटिव रॉड है, ये भी ज़ूनोटिक ऑर्गेनिज्म है और अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है? बार्टोनेला हेंसे। अब ये क्या है? ये जो लेपर्ड बैठा हुआ है, इसका नाम है बार्ट द लेपर्ड। अब इसके नीचे रेड पिलो है, इट मीन्स दैट इट इज़ ग्राम नेगेटिव, ठीक है? बार्टोनेला हेंसले इज़ ग्राम नेगेटिव। उसके अलावा पीछे देखो स्टारी स्काई है, इसका मतलब है वॉर्थन स्टारी सिल्वर स्टेन जो होता है, इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो देखो प्रिंसेस बैठी है, इसने ऊपर हाथ रखा हुआ है, इसके हाथ पे देखो स्क्रैचेस हैं, इट मीन्स दैट कैट स्क्रैच डिजीज़ होती है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है और इसके देखो एक्सिलरी लिम्फ नोड स्वेल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें ये क्या कराएगा? लिम्फ नोड की स्वेलिंग कराएगा, लेकिन इम्यूनो कॉम्पिटेंट में। और ये देखो, ये बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, इसके हाथ में केन है, तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ केन आप याद रख लो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है और इसकी पूरी बॉडी पे ये देखो छोटे-छोटे रेड डॉट्स बने हुए, तो बैसिलरी एंजियोमाटोसिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड इंडिविजुअल्स, राइट? उसके अलावा ये भी कैट स्क्रैच से ही एसोसिएटेड होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड, प्रिंस इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड। उसके अलावा
हमने बताया था कि बेसिलरी एंजियोमाटोसिस के पेशेंट में हम बायोप्सी लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसको कैपोसी सार्कोमा से डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि कैपोसी सार्कोमा में भी ऐसे ही लीजन्स नज़र आते हैं जैसे बेसिलरी एंजियोमाटोसिस के पेशेंट्स में नज़र आते हैं। उसके अलावा ये देखो बाइसिकल व्हील पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी व्हील होगा तो इट मीन्स साइक्लिन यानी डॉक्सीसाइक्लिन इज ट्रीटमेंट। एंड क्रो का मतलब क्या है? मैक्रोलाइड। और मैक्रोलाइड की एक टाइप है, ये जब आप एंटीबायोटिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगी। सो देयर इज़ क्रो मीन्स मैक्रोलाइड। आप मैक्रोलाइड भी दे सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन। और हमने पढ़ा था एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादातर हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट को देते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को हम ज़्यादातर डॉक्सीसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन दे रहे थे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जोनोटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा अभी हम एक रिव्यू टेबल देख लेंगे, जिसमें हम जल्दी जल्दी सारे ऑर्गेनिज्म को रिव्यू करते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएँ। अब इसको देख लें जल्दी से। हमने ज़ूनोटिक में कौन-कौन से ऑर्गेनिज़्म पढ़े हैं? ब्रुसेला, फ्रांसिसेला, यर्सीनिया एंड पास्टोरेला। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ ब्रुसेला? इट इज़ वायरुलेंट, फैकल्टेटिव, इंट्रासेलुलर, ट्रीटमेंट इज़ अमाइनोग्लाइकोसाइड। अच्छा, ब्रुसेला की, फ्रांसिसेला की और यर्सीनिया तीनों की ट्रीटमेंट क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड है। और ब्रुसेला भी फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है, फ्रांसिसेला भी और यर्सीनिया भी, ठीक है? तो इससे आपको अच्छा रिव्यू हो जाएगा। अब ब्रुसेला से कौन-कौन सी डिज़ीज़ होती है? ब्रुसिलोसिस, इसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम होता है। अंड्यूलेटिंग फीवर था। अंड्यूलेटिंग फीवर कौन सा फीवर होता है? विच इज़ हायर ड्यूरिंग द डे, लोअर एट नाइट। एंड पेशेंट ऑल्सो प्रेजेंट विद लिम्फेडेनोपैथी, हिस्ट्री ऑफ स्प्लीनोमेगैली। एंड इन दीज पेशेंट देयर आर नो ब्यूबोज और अल्सर्स, राइट। ब्यूबोज एंड अल्सर्स हमने किस में देखा था? फ्रांसिसेला में देखा था। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड्स। दे आर ट्रांसमिटेड, हाउ दे आर ट्रांसमिटेड? ब्रुसेला मिलिटेंसिस गोट और शीप से ट्रांसमिट होगा, ब्रुसेला एबॉर्टिस कैटल से, ब्रुसेला सुइस पिग से। और ट्रांसमिशन कैसे होती है? नॉन पास्चराइज मिल्क प्रोडक्ट्स, ट्रैवलर्स वगैरह के अंदर, स्किन के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन या जो मीट पैकर्स वगैरह होते हैं, फार्मर्स वगैरह होते हैं, उनमें भी हो सकती है। पैथोजेनेसिस क्या है? ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में जाता है ऑर्गेनिजम्स और परसिस्ट करता है मैक्रोफेजेस में और ग्रैन्युलोमास बनाता है। इसका डायग्नोसिस सीरोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से करते हैं। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है। प्रिवेंशन क्या है? कि एनिमल की वैक्सीनेशन करनी है, पास्चराइजेशन करनी है। ह्यूमन वैक्सीन इसकी कोई नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रांसिसेला ट्यूलरेंसिस पे। ट्यूलरीमिया कॉज करता है, इसमें भी इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम होता है। अल्सीरो ग्लैंडुलर लीजन्स होते हैं, यानी कि स्किन में अल्सर बनता है। और ग्लैंडुलर लीजन का मतलब क्या है? कि लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे। और उसके अलावा इसमें ड्रेनिंग पस भी होती है। अब जो है ये भी स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, यूबिक्विटस होते हैं। ये यूएस में हैबिटेट या ट्रांसमिशन क्या है? और वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स में मौजूद होंगे। टिक और माइट इसके वेक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर डेड एंड होस्ट। और ये कब होते हैं? बाय बाइट्स और बाय एनिमल स्किन हैंडलिंग। पैथोजेनेसिस क्या है? एंटर करता है स्किन में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा, मैक्रोफेजेस में जाता है और ग्रैन्युलोमास बनाता है। इसकी डायग्नोसिस आप सिर्फ सीरोलॉजी के जरिए करते हैं। ट्रीटमेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रिवेंशन क्या है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। जैसे बीसीजी वैक्सीन होती है ना, जो टीबी की होती है, उसी की तरह इसकी भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट कम्स यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस कॉजेज प्लाग, हेमाटोजीनस स्प्रेड, रिजल्ट इन फीवर, माइल्जियाज, हेमरेज हो सकता है, पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो सकता है, और अक्सर पेशेंट को न्यूमोनिक प्लेग भी हो सकता है। दे आर स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड्स। एंड बायपोलर स्टेनिंग है। किस किस की बायपोलर स्टेनिंग थी? हमने पढ़ी थी यर्सीनिया की और पास्चुरेला की, दोनों में, ठीक है। उसके बाद ये एंडेमिक होता है प्रेरी डॉग्स में, रैट और फ्ली में, अर्बन सेंटर्स में। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी ट्रांसमिट होता है। पैथोजेनेसिस क्या है? कि रीजनल लिम्फ नोड में जाता है और टेंडर और एनलार्ज लिम्फ नोड होते हैं, जिनको ब्यूबोस कहते हैं। इसका डायग्नोसिस है इम्यूनोफ्लोरेसेंस के जरिए। ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक। प्रिवेंशन क्या है? कि क्वारंटीन आपने लाजमी करना होता है। इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है। पास्चुरेला क्या होता है? कि जिस जगह पे काटता है, कैट स्क्रैच डिजीज़ वगैरह की वजह से, क्या सॉरी, कैट स्क्रैच डिजीज़ नहीं है, पास्चुरेला में जिस जगह पे डॉग वगैरह बाइट करते हैं वहाँ सेलुलाइटिस हो जाता है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाता है। और ये भी स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। Normally, Pasteurella is normal flora of dog and cats. It is transmitted by animal bite. इसका डायग्नोसिस क्या है? कि हम देखते हैं कि पेशेंट में रैपिड ऑनसेट होता है सेलुलाइटिस का एट द एनिमल बाइट। उसके अलावा हमने इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस वगैरह भी की थी। ट्रीटमेंट इज़ पेनिसिलिन जी। उसके अलावा हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एम्पिसिलिन का प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ज़ूनोटिक ऑर्गेनिजम्स।